नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरव मेहरा। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने हमें सिखाया कि अब डर सिर्फ पुरानी हवेलियों और कुओं तक सीमित नहीं रहा। अब डर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारे फोन में, हमारे घरों में, हमारी कारों में। यह कहानी शुरू होती है मुंबई के एक हाईटेक अपार्टमेंट से, जहां एक युवा ऐप डेवलपर कबीर अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। रात के 2 बजे थे और उसका स्मार्ट होम सिस्टम अचानक से गड़बड़ा गया। पहले लाइटें टिमटिमाई, फिर एसी ने बर्फ जैसी ठंडी हवा देनी शुरू कर दी, और फिर उसका म्यूजिक सिस्टम अपने आप चल पड़ा। एक बच्चे का पुराना लोरी गाना, लेकिन वो धुन बिगाड़ी हुई थी, डरावनी। कबीर ने सिस्टम रीसेट करने की कोशिश की, पर उसका लैपटॉप खुद ही चलने लगा। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम्हारी हर गलती मैं देख रहा हूं। अचानक टीवी चालू हो गया। उसमें कबीर की ही सोने की वीडियो क्लिप चल रही थी, वो रात की, जब वो सो रहा था। एक आवाज गूंजी, तुम्हें लगता था तुम सुरक्षित हो? तुम्हारी हर नाकामयाबी, हर झूठ, मैं जानता हूं। कबीर ने फोन उठाया पुलिस को कॉल करने के लिए, पर फोन में से वही आवाज आई, पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। अगली सुबह कबीर की बेहोश अवस्था में मिली। उसके हाथ बांधे हुए थे और उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा था, मैं एक कठपुतली हूं। हमारी टीम तक ये केस एक हैकिंग की वजह से लगा। कबीर के बिजनेस पार्टनर ने हमें कॉल किया, ये कोई नॉर्मल हैकिंग नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अननेचुरल। जब रिया ने कबीर के स्मार्ट होम के डाटा का एनालिसिस किया तो उसे एक स्ट्रेंज पैटर्न मिला, सर्टेन ऑडियो फ्रीक्वेंसीज जो एंशिएंट चांटिंग से मैच कर रही थी। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, यह कोई हैकर नहीं है, यह कोई ऐसी एंटिटी है जो टेक्नोलॉजी को अपना वेपन बना रही है। समीर ने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया, कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आया, पर कोई तो है जो सब कुछ देख रहा है। हमें एहसास हो गया कि इस बार हमारा सामना किसी ऐसे दानव से होगा जो पुराने जमाने का तो है, पर उसने आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना लिया है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह दानव अब हमें भी देख रहा था, हमारे हर कदम पर नजर रख रहा था और हमारे लिए एक नया खेल तैयार कर रहा था। हम मुंबई पहुंचे तो शहर की भागदौड़ और चमक दमक के बीच एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। कबीर का अपार्टमेंट देखने पर पता चला कि उसका पूरा स्मार्ट सिस्टम किसी के नियंत्रण में था, लेकिन कोई बाहरी हैकिंग का सबूत नहीं मिल रहा था। रिया ने अपने उपकरण लगाए तो एक अजीब बात नजर आई। ये देखो, उसने कहा, सारे डिवाइस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं जो इंसानी सुनने की क्षमता से बाहर है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी पुराने वैदिक मंत्रों से मेल खा रही है। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, इसका मतलब है कोई प्राचीन शक्ति आधुनिक तकनीक को अपना माध्यम बना रही है। यह बहुत खतरनाक संयोग है। हमने कबीर के ऑफिस जाने का फैसला किया। रास्ते में हमारी कार का जीपीएस गड़बड़ाने लगा। वो हमें एक बंद पड़ी फैक्ट्री की तरफ ले जा रहा था। समीर ने तुरंत गाड़ी रोकी, किसी ने हमारी नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लिया है, उसने कहा। तभी हमारे फोन एक साथ बजने लगे। हर किसी के फोन पर खुद का ही नंबर दिख रहा था। जब हमने कॉल उठाई तो उसमें से वही आवाज आई जो कबीर के अपार्टमेंट में थी, तुम मेरे खेल में शामिल हो गए हो, अब तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। विक्रम ने जल्दी से अपना फोन बंद किया। यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, यह वेताल है, एक प्राचीन और चालाक आत्मा जो न सिर्फ लोगों को बल्कि चीजों को भी नियंत्रित कर सकती है। शाम को जब हम होटल वापस लौटे तो हमारे कमरे का टीवी अपने आप चल रहा था। उसमें हमारी ही लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। वो आवाज फिर गूंजी, मैं हमेशा देख रहा हूं, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ।
रिया ने अपना लैपटॉप खोला तो वो हैक हो चुका था। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुम्हारी टीम के हर सदस्य का एक रहस्य है, क्या तुम चाहोगे कि मैं सबको बता दूं? हमने फैसला किया कि अब हमें ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी से संपर्क करना होगा। विक्रम ने उस एजेंट को कॉल किया जिससे हमारी पिछली मुलाकात हुई थी। वो आई तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तुम लोगों ने एक बहुत खतरनाक शक्ति को जगा दिया है, उसने कहा। यह वेताल सैकड़ों साल पुराना है और अब उसे तकनीक का इस्तेमाल करना आ गया है। उसने बताया कि यह वेताल असल में एक प्राचीन कठपुतली में कैद था, जो हाल ही में एक आर्कियोलॉजिकल डिग में मिली थी। किसी ने उसे आजाद कर दिया और अब वो डिजिटल दुनिया में अपनी शक्ति फैला रहा है। पर सबसे डरावनी बात यह है, उसने आगे कहा, कि यह वेताल सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसा नहीं कर रहा, यह किसी बड़े मकसद के लिए तैयारी कर रहा है। हमें एहसास हुआ कि इस बार हमारी लड़ाई सिर्फ एक भूत से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से है जो पुराने जमाने की ताकत और आधुनिक तकनीक को एक साथ इस्तेमाल करना जानती है। और अब तक की सबसे बड़ी बात, ये शक्ति हमारे हर कदम पर नजर रख रही थी। ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी की एजेंट, जिसने अपना नाम नीना बताया, हमें उस बंद पड़ी फैक्ट्री में ले गई जहां हमारा जीपीएस हमें ले जा रहा था। रास्ते में उसने बताया कि यह वेताल सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने बनाया था, लेकिन यह इतना ताकतवर हो गया कि उसे एक प्राचीन कठपुतली में कैद करना पड़ा। पर अब कोई उसे आजाद करना चाहता है, नीना ने कहा। उसकी आवाज में डर था। वो इस वेताल का इस्तेमाल डिजिटल दुनिया पर कब्जा करने के लिए कर रहा है। जैसे ही हम फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। वहां का माहौल सुनसान और डरावना था। पुरानी मशीनों पर जंग लग चुकी थी और हवा में धूल के कण तैर रहे थे। रिया ने अपना ईएमएफ मीटर निकाला। यहां की एनर्जी बहुत अजीब है, उसने कहा। यह सिर्फ सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल भी है। तभी अचानक फैक्ट्री की लाइट्स जलने लगी। पुरानी मशीनें चलने लगी, बिना किसी बिजली के। एक तरफ से पुराने स्पीकर में से आवाज आई, तुम मेरे घर में हो, मेरे नियम मानोगे। विक्रम ने अपनी किताब निकाली। इस वेताल को टेक्नोलॉजी के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को डिसरप्ट करना होगा। नीना ने एक डिवाइस निकाली। ये एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी जैमर है। इससे हम उसके सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं। पर तभी एक डरावना मंजर देखने को मिला। फैक्ट्री के सारे सीसीटीवी कैमरे एक साथ घूमे और हमारी तरफ हो गए। हर कैमरे में एक ही चीज दिख रही थी, एक पुरानी कठपुतली जिसकी आंखें चमक रही थी। तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? वो आवाज फिर गूंजी। मैं तो बस शुरुआत हूं। मेरे जैसे और भी हैं। समीर ने अपना रेडियो निकाला। हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह अनसेफ है। पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम फंस गए थे। तभी फैक्ट्री के बड़े स्पीकर में से एक फेमिलियर आवाज आई, कबीर की आवाज, जो अब तक बेहोश था। मैं यहां हूं। कबीर की आवाज कांप रही थी। ये मेरे दिमाग में है, ये मेरे जरिए देख रहा है। नीना ने डिवाइस चालू की। हमें जल्दी करना होगा। ये वेताल अब ह्यूमन होस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। रिया और विक्रम ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू की। तभी सारे कैमरे फिर से घूमे और इस बार उनमें हमारी अपनी तस्वीरें दिखने लगी। हमारे पास्ट के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, हमारे सीक्रेट्स। तुम सबके पास छुपाने को कुछ न कुछ है। वो आवाज हंसी। क्या तुम चाहोगे कि मैं सबको बता दूं? हमने देखा कि नीना का डिवाइस काम करना शुरू कर रहा था। वेताल की आवाज धीमी पड़ने लगी। कैमरे बंद होने लगे। पर तभी नीना ने डिवाइस बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माफ करना, उसने कहा, पर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उसने हमें बताया कि ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी असल में चाहती थी कि ये वेताल फ्री हो। वो उसे एक वेपन की तरह यूज करना चाहते थे। तुम लोग समझते हो तुम अच्छे हो, नीना ने कहा, पर समटाइम्स बुराई से लड़ने के लिए बुराई का सहारा लेना पड़ता है। हम हैरान रह गए।
हमें लगा था कि नीना हमारी हेल्प कर रही है, पर वो तो हमें धोखा दे रही थी। वेताल की आवाज फिर तेज हो गई। अब मेरी बारी है, तुम सब मेरे पपेट्स बनोगे। हमें एहसास हुआ कि हम न सिर्फ एक सुपरनैचुरल एंटिटी के शिकार हो गए थे, बल्कि एक ह्यूमन कॉन्स्पिरेसी का भी हिस्सा बन गए थे। और अब हमारी लड़ाई दो फ्रंट्स पर होनी थी। नीना के धोखे ने हमें झकझोर कर रख दिया। वेताल की आवाज फैक्ट्री में गूंज रही थी, और अब वो और भी ताकतवर हो चुका था। हम चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या करें। तुम सब मेरी कठपुतलियां बनोगे, वेताल की आवाज हंसते हुए गूंजी। मैं तुम्हारे शरीर से दुनिया पर राज करूंगा। रिया ने तुरंत अपना संगणक खोला। मैं इसकी ध्वनित्रंग को खोज सकती हूं, उसने कहा। उसकी उंगलियां कुंजी पटल पर तेजी से चल रही थी। अगर हमें इसका स्रोत मिल जाए तो शायद हम इसे रोक सकते हैं। विक्रम ने नीना की ओर देखा, जो अब दरवाजे के पास खड़ी थी। तुम्हें पता है ये क्या कर सकता है? ये केवल एक हथियार नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। नीना ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे बलिदान देने पड़ते हैं। तभी फैक्ट्री की बत्तियां फिर से जलने लगी। सारे कैमरे हमारी ओर घूमे और हमने देखा कि मशीनें अपने आप चलने लगी थी। एक पट्टा वाहक तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगा। उस पर तेज धार वाले औजार रखे थे। समीर ने हमें पीछे खींचा। यहां से निकलना होगा, ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है। पर तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। नीना का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसके मुंह से वेताल की आवाज निकली। वो मुझे रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकता। हमें एहसास हुआ कि वेताल नीना को भी नियंत्रित कर रहा था। वो काला संहिता संघ को भी धोखा दे रहा था। रिया चिल्लाई, मिल गया। इसका स्रोत फैक्ट्री के तहखाने में है। वहां कोई प्राचीन वस्तु होनी चाहिए। विक्रम ने तुरंत अपना थैला खोला और कुछ जड़ी बूटियां निकाली। मैं एक सुरक्षा चक्र बनाता हूं, इससे हमें कुछ समय मिलेगा। जैसे ही विक्रम ने जड़ी बूटियां जमीन पर बिखेरी, वेताल की आवाज में गुस्सा आ गया। तुम्हारे मंत्र मेरे आगे काम नहीं करेंगे। नीना, जो अब पूरी तरह वेताल के नियंत्रण में थी, हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक औजार था जो बिजली का झटका दे रहा था। समीर ने हमें बचाने के लिए आगे बढ़कर नीना को रोका। दोनों में संघर्ष होने लगा। तभी रिया ने कहा, मुझे तंत्र तक पहुंच मिल गई है, मैं इसकी ऊर्जा का स्रोत काट सकती हूं। पर वेताल ने मानो ये पहले ही भांप लिया था। सारे कैमरे एक साथ रिया की ओर घूमे और उसका संगणक गर्म होने लगा। तुम नहीं जीत सकते, वेताल की आवाज गूंजी। मैं हर तकनीक में हूं, हर संजाल में। विक्रम को अचानक कुछ याद आया। वेदों में लिखा है, वेताल को दर्पण प्रतिबिंब से भ्रमित किया जा सकता है। रिया, क्या तुम सारे कैमरों की सीधी प्रसारण धारा एक दूसरे में मोड़ सकती हो? रिया ने तुरंत काम शुरू किया। हां, कोशिश करती हूं। जैसे ही उसने संगणक लेखन शुरू किया, वेताल की आवाज में उलझन आने लगी। ये क्या हो रहा है? मैं क्या देख रहा हूं? नीना की हरकतें भी असामान्य होने लगी। वेताल उलझन में था। विरोधी दृश्य आंकड़ों को समझ नहीं पा रहा था। समीर ने इस अवसर का लाभ उठाया और नीना को निःशस्त्र कर दिया। अब, विक्रम ने चिल्लाकर कहा, अब तहखाने में जाने का मौका है। हम दौड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़े। पीछे से वेताल की गुस्से में चीख सुनाई दे रही थी, तुम भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जैसे ही हमने तहखाने का दरवाजा खोला, एक भयावह हरी रोशनी दिखाई दी। वहां एक प्राचीन कठपुतली रखी थी, जिससे वो हरी रोशनी निकल रही थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां काला संहिता संघ के और सदस्य खड़े थे, जो अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने हमें देखा तो हैरान रह गए। उनके नेता ने कहा, तुम लोग यहां कैसे? ये तो योजना में नहीं था। हमें अब समझ आ गया, संघ भी वेताल के नियंत्रण में आ चुका था। वे सब भी उसकी कठपुतलियां बन चुके थे।
तहखाने में खड़े ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी के सदस्यों की आंखों में वही खालीपन था जो नीना की आंखों में देखा था। वे सब वेताल के नियंत्रण में थे और उनके हाथों में अजीब सी यंत्र थे जिनसे हरी रोशनी निकल रही थी। तुम्हें रोकना होगा, सोसाइटी के नेता ने कहा, पर उसकी आवाज में वेताल की गूंज मिली हुई थी। ये अनुष्ठान पूरा होना चाहिए। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, तुम लोग समझते नहीं, वेताल तुम्हें भी धोखा दे रहा है, ये तुम्हारा उपयोग कर रहा है। पर उनकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे आगे बढ़ने लगे, अपने यंत्र हमारी ओर करते हुए। रिया ने चिल्लाकर कहा, मैंने समझ लिया, ये यंत्र वेताल की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा रहे हैं। अगर हम इन्हें बंद कर दें तो शायद वो कमजोर हो जाएं। समीर ने रणनीतिक स्थिति ली, मैं इन्हें रोकता हूं। तुम लोग उस कठपुतली तक पहुंचो। जैसे ही समीर ने आगे बढ़ना चाहा, सोसाइटी के सदस्यों ने अपने यंत्र चालू कर दिए। एक हरी लहर निकली जिसने समीर को पीछे धकेल दिया। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, विक्रम ने कहा, यह मानसिक शक्ति है जिसे तकनीक के माध्यम से केंद्रित किया गया है। तभी मेरे मन में एक विचार आया, रिया, क्या तुम उन यंत्रों की तरंगावृत्ति को भंग कर सकती हो? दर्पण युक्ति की तरह। रिया ने तुरंत अपना संगणक खोला। कोशिश करती हूं, पर मुझे समय चाहिए। विक्रम ने अपने थैले से कुछ चावल के दाने और हल्दी निकाली। मैं एक अस्थायी सुरक्षावृत्त बनाता हूं। यह वैदिक रक्षा है। जैसे ही उसने चावल बिखेरे, हरी ऊर्जा की लहरें सुरक्षावृत्त से टकराने लगी, पर वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। जल्दी करो रिया, समीर ने चिल्लाया, यह सुरक्षा ज्यादा देर नहीं टिकेगी। रिया की उंगलियां कुंजी पटल पर तेजी से चल रही थी। मैं लगभग पहुंच गई हूं, बस कुछ क्षण और। तभी सुरक्षावृत्त टूट गया। सोसाइटी के सदस्य आगे बढ़े, पर ठीक उसी पल रिया ने सफलता की आवाज दी, हो गया। तरंगावृत्ति उलट दी। एक अजीब सी ध्वनि हुई और सारे यंत्र एक साथ बंद हो गए। सोसाइटी के सदस्य जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में चेतना लौटने लगी। पर तभी वो प्राचीन कठपुतली हवा में उठी। उससे एक तेज हरी रोशनी निकली और वेताल की आवाज गूंजी, तुमने सोचा तुम जीत गए, मैं अभी भी अधिक शक्तिशाली हूं। कठपुतली से ऊर्जा की लहरें निकलने लगी जो सीधे हमारे मस्तिष्क पर प्रहार कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा सिर फटने वाला है। विक्रम ने साहस जुटाया, वेदों में लिखा है, वेताल को केवल उसका ही प्रतिबिंब हरा सकता है। रिया, क्या तुम इसकी अपनी ऊर्जा को वापस लौटा सकती हो? रिया ने तुरंत संगणक लेखन शुरू किया। मैं प्रयास करती हूं, पर इसके लिए अत्यधिक शक्ति स्रोत चाहिए। तभी नीना, जो अब मुक्त हो चुकी थी, आगे बढ़ी। मेरे पास उपाय है। उसने एक चलायमान विद्युत उत्पादक की ओर संकेत किया। इससे शक्ति लो, पर शीघ्रता करो। रिया ने तार जोड़े। वेताल की ऊर्जा अब हमें और तेजी से प्रभावित कर रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा मन नियंत्रित होने वाला है। अब, रिया ने चिल्लाया। एक तेज श्वेत प्रकाश फैला और वेताल की चीख सुनाई दी, नहीं, ये असंभव है, मैं शाश्वत हूं। कठपुतली हवा में घूमी और फिर जोर से फट गई। हरी रोशनी मध्यम हो गई। सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद जब धुआं छंट गया तो हमने देखा कठपुतली का केवल एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। बाकी सब राख में बदल चुका था। नीना ने उस टुकड़े को उठाया। यह ब्लैक कोडेक्स सोसाइटी का होगा। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। पर जैसे ही उसने टुकड़ा छुआ, उस पर शब्द उभर आए, खेल अभी शुरू हुआ है। हम अनेक हैं। हम एक दूसरे की ओर देखते रहें। हमने आज एक युद्ध तो जीत लिया था, पर असली संग्राम अभी बाकी था। और अब हमें पता था कि वेताल जैसे और भी अस्तित्व है और वे सब तकनीक का उपयोग करना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।